हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। वार शनिवार 16 मार्च। आज दिन भर की भारत और अन्य देश विदेश में तमाम खबरें क्या रही वो फटाफट आपके समक्ष। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया नोटिस, जताई निराशा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार दोपहर 3 बजे होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, एसबीआई को भेजा नोटिस। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी के अकाउंट को भी फ्रीज कर लेना चाहिए। सीए पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल में पीएम मोदी बोले, कितने ही कॉलेज कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए हैं। बीजेपी और चिराग में बनी सहमति, अब क्या करेंगे उनके चाचा पशुपति पारस। पीएम मोदी का केरल और कर्नाटक दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात। यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, मैक्रो। 1994 के रामपुर तिराहा केस पर आज अदालत सुनाएगी फैसला। नागपुर में आज से शुरू होगा आरएसएस का 3 दिन का कार्यक्रम। उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर एससी में सुनवाई आज। चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार को दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देगा। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उधर देश भर में सीए को लेकर राजनीति गर्म है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि ये कानून वापस नहीं होगा। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए पीपीटी न्यूज के साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, मीडिया के माध्यम से आई खबरों के मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। जब तक विधिवत भाजपा की लिस्ट नहीं आती तब तक हमारा आग्रह है कि हमारे पार्टी के 5 सांसदों पर पुनः विचार करें। हम लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान दिया गया तो हम पार्टी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। गाजियाबाद हापुड़ की आलोक कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों पर चढ़ाई कार। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में एडमिट। ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर हुआ फरार। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। केंद्र सरकार में फैसले पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में कीमतों में भारी अंतर है। यह उनका एक साहसी कदम है। अभिनेता अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी की गई है। ईवीएम के कामकाज में अनियमितता के आरोप वाली याचिका पर विचार करने से शीर्ष अदालत का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हर पद्धति में अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं के पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है।
कल लोकसभा चुनाव का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कल यानी कि आज शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसका प्रसारण चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में 16 मार्च और 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा की राज्य इकाई में महासचिव जी परमेंद्र रेड्डी ने बृहस्पतिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मोदी शाम को मिर्जाल गुंडा से मलकाजगिरी तक रोड शो करेंगे। वह 16 मार्च को नागर कुर्नूल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री 18 मार्च को राज्य के जगतियाल के एक रैली में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 मार्च को हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीएए पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड मामले में की सुनवाई। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा जवाब। आज अदालत ने इस मामले में फिर सुनवाई की। एसबीआई ने बॉन्ड के यूनिक नंबर जारी नहीं किए। इसे लेकर सीनियर वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से कोई मौजूद नहीं था। इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होगी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा जवाब। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। एसबीआई बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में एसबीआई की ओर से कोई मौजूद नहीं था। अब शीर्ष अदालत में एसबीआई से मांगा जवाब। सोमवार को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से भी कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का बॉन्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा चुनावी बॉन्ड संख्या यानी यूनिक नंबर का भी खुलासा करना होगा। दिल्ली पुलिस ने काला जठेरी गैंग के 2 शार्प शूटरों को किया गिरफ्तार। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल और बुद्ध विहार रोहिणी जिला पुलिस थाने की एक टीम ने ऑपरेशन पैंथरकला के तहत काला जठेरी गिरोह के 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर सहित 2 अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने 2 नवयुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू का स्वागत किया, जो आज आयोग में शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई दिल्ली के द्वारिका में पुलिस के हाथ लगा इंटरनेशनल अपराधी। बीती रात द्वारिका के धूल शीर्ष में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान इंटरनेशनल क्रिमिनल मिराज और हेमराज समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मिराज थाना अशोक विहार के 2 करोड़ रुपए के डकैती मामले में फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान दोनों से कुल 3 राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मिराज को गोली लग गई है और फिलहाल उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
आज सुबह 6:56 पर मणिपुर के उखरुल में रिएक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी। आज पदभार संभालेंगे नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु आज चुनाव आयुक्त का पदभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल से कल दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। पीएम मोदी का केरल और कर्नाटक का दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात। यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, मैक्रो। 1994 के रामपुर तिराहा केस पर आज अदालत सुनाएगी फैसला। नागपुर में आज से शुरू होगा आरएसएस का 3 दिन का कार्यक्रम। उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर एससी में सुनवाई आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं ममता दीदी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। हरियाणा में सांसद के साथ अश्लील वीडियो का दावा, महिला ने लगाए आरोप। हरियाणा में एक अश्लील वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति के साथ एक महिला के बीच वार्ता दिखाई जा रही है, जिसका दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में व्यक्ति सांसद है। वीडियो के साथ आवाज सुनाई दे रही है जो समाचार चैनल की गांधी जयंती के संदर्भ में बातचीत कर रही है। इसका सुझाव दिया जा रहा है कि वीडियो पुराना हो सकता है क्योंकि गांधी जयंती अक्टूबर के महीने में होती है। वीडियो में महिला का चेहरा स्पष्ट दिखाई जा रहा है जो दिल्ली की बात की जा रही है। वार्ता के दौरान अधेड़ व्यक्ति और महिला के बीच तकरीबन 30 सेकंड की बातचीत दिखाई जा रही हैं, जिसमें अधेड़ व्यक्ति नग्न अवस्था में होते हुए महिला से कई सवाल पूछते हैं। वीडियो के अंत में अधेड़ व्यक्ति और महिला के बीच वार्ता समाप्त होती है। इस वीडियो की सटीकता और संदेश का अनुसरण करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे व्यक्तिगत तौर पर बनाया गया हो सकता है। इस बार हरियाणा में 1,98,23,168 मतदाता करेंगे मतदान। हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग किसी भी समय कर सकता है, जिसको लेकर सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह लगे हुए हैं। हरियाणा के इन चुनावों में कुल 1,98,23,168 मतदाता भाग ले सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्रवाल आज कार्यालय के विभाग के अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,63,491 है, जिनमें 2,01,133 पुरुष व 1,20,339 महिला मतदाता हैं जो पहली बार मतदान में भाग लेंगे। इसी प्रकार 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 10,759 है तथा 120 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 41 है, जिनमें 8 मतदाता गुरुग्राम में है। वर्ष 2019 में 2024 के बीच 23 लाख से अधिक नए मतदाता बने हैं। अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 से 24 के बीच प्रदेश में 23 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इस मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। यदि वे समझते हैं कि इसमें अपात्र मतदाताओं के नाम शामिल हैं या किसी पात्र मतदाता का नाम शामिल नहीं हुआ तो वह फॉर्म 678 में इसकी जानकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं। सी विजिल चुनाव आयोग की तीसरी आंख।
जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप बनाया गया है, जो कि चुनाव आयोग की तीसरी आंख का काम करता है। इस ऐप पर किसी तरह की धांधली की रिपोर्ट अपडेट की जा सकती है तथा रिपोर्ट करने वाले का नाम व पहचान उजागर नहीं होती। इस ऐप का इस्तेमाल बेहद आसान है। यूजर को इस ऐप के साथ 100 मिनट के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दिए जाने का वादा किया जाता है। इसे मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी आम जनता फोटो, वीडियो, ऑडियो लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। ये ऐप कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। हरियाणा में नया सीएम बदलते ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 पुलिस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के शपथ ग्रहण के बाद पहला प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान हुआ है। प्रदेश में करनाल रेवाड़ी क्षेत्र में 24 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इस फेरबदल के अनुसार रेवाड़ी में शशांक कुमार सावन और करनाल में दीपक सहारण को एसपी पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस अफसर मनप्रीत सिंह को पंचकुला का एसीपी नियुक्त किया गया है। के आइडिया ने बनाया उसे लखपति बेस्ट फॉर्मर का अवार्ड से बदल गई किस्मत। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के किसान महावीर सिंह का नाम आज समाज में एक उदाहरण के रूप में उठ रहा है। उनका साहस और परिश्रम ने न केवल उन्हें खुद को बल्कि अपने परिवार को भी नई दिशा दी है। महावीर सिंह इस समय अपने खेत में करीब 8 एकड़ में मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, तरबूज, खरबूजे की खेती कर रहे हैं। आमतौर पर किसान साल में 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ कमाते हैं, लेकिन महावीर सिंह ने अपनी मेहनत और समर्थन से इसे 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों से वे प्रति एकड़ में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने खुद का सफर साझा करते हुए कहा कि मैंने पिछले 8 से 10 वर्षों में परंपरागत खेती को छोड़ दिया और सब्जियों और फलों की खेती की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्हें एक नहीं बल्कि 3 बार बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला। महावीर सिंह ने अपनी खेती के लिए सरकार और बागवानी विभाग की पूरी मदद और सहायता प्राप्त की है। उन्हें अनुदान भी भरपूर दिया गया है, जैसे कि लो टलन मल्चिंग, बीज और फेंसिंग के लिए भी। इसके अलावा बागवानी विभाग के अधिकारी उन्हें समय समय पर पैदावार बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। इससे महावीर सिंह को न केवल अपनी मेहनत की मान्यता मिली, बल्कि उन्हें बाजार में अधिक मूल्य की प्राप्ति की संभावना भी हुई। महावीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में तरबूज और खरबूजे की विशेष वैरायटी लगाई है, जिनकी मिठास और गुणवत्ता आम किस्मों से अधिक है। इसके साथ ही इन सब्जियों की मांग भी अधिक है, जिसमें उन्हें बेहतर मूल्य मिल रहा है। हरियाणा में HSSC चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला, जानिए कारण। हरियाणा के राजनीतिक मंच पर बड़ी हलचल मची है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका ये फैसला हरियाणा में चीफ मिनिस्टर की बदलती राजनीति दलील में बाद में आया। भोपाल सिंह खदरी ने अपने इस्तीफे को हरियाणा सरकार को भेज दिया है। उनका यह फैसला तभी आया जब हरियाणा में सीएम की पोस्ट पर नई उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के मामले में उठा विवाद, जिसमें भोपाल सिंह खदरी भी शामिल थे। यह विवाद हरियाणा की राजनीतिक दलील का एक हिस्सा बन गया था और इसके चलते उनके इस्तीफे की संभावना बढ़ गई थी। हरियाणा में कई भर्तियां मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। इस समय वो राजनीतिक में उठे विवादों में भोपाल सिंह खदरी को सर्वोच्च पदों पर खतरे में डाल दिया है। जब सीएम के पद पर नए उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, तो उनके इस्तीफे का फैसला उनके विदाई के लिए संभव है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोपाल सिंह खदरी ने अपने कर्म क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और उनका इस्तीफा राजनीतिक समर्थन को भी प्रभावित करेगा। भोपाल सिंह खदरी के इस्तीफे के बाद हरियाणा के राजनीतिक में नए रुख की संभावना उत्पन्न हो रही है। सीएम के पद पर
नई उम्मीदवार का चयन किस तरह किया जाएगा, यह देखने के लिए राजनीतिक गतिशीलता में और भी रोमांच हो सकता है। हरियाणा बीजेपी दामन छोड़, इस नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, जानिए कौन है ये। हरियाणा में ये भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा जब टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की सगी बहन रुकेश पुनिया ने भी बीजेपी को बाय बाय कह दिया। इससे पहले हिसार से वर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहा था। इस घटना के समय राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में रुकेश पुनिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। रुकेश पुनिया ने बताया कि उनकी बड़ी बहन सोनाली फोगाट बीजेपी की टिकट पर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुकी है। सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद हिसार में उनकी राजनीतिक वारिस के रूप में रुकेश को उनके मोजिज लोगों ने पगड़ी पहनाई थी। रुकेश ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे लगातार अनदेखा किया और इसके बाद उसने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आदमपुर सहित पूरे हिसार और आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर तेजवीर पुनिया, अमन पुनिया, कुलवीर व अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया का बीजेपी में इस तरह से बगावत करना राजनीतिक गतिरोध को और भी तेज कर देगा। इस नए घटना ने हरियाणा के राजनीतिक गतिरोध को और भी गहरा बना दिया है। आम जन के लिए बड़ी राहत, अब वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। जी हां, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग वोटर आईडी कार्ड को अब बनवाना हुआ और भी सरल और आसान। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन वोटर आईडी बनवा सकते हैं, जो कि बिना किसी चक्कर के हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अब लंबी कतारों में खड़े होने का अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब एक क्लिक में वोटर आईडी का कार्ड आवेदन करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जी हां, आपको बता दें कि लॉगिन करें। पहले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, मतदाता के रूप में रजिस्टर करें। लॉगिन करने के बाद वहां दिए गए ऑप्शन में से मतदाता के रूप में रजिस्टर करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जानकारी भरें। अब आवश्यक जानकारी भरें और फिर अपना फोटो अपलोड कर दें। डालें आधार कार्ड नंबर, अपने घर के किसी भी सदस्य का वोटर आईडी कार्ड नंबर, आधार कार्ड अपलोड करें, सबमिट करें। सभी जानकारी क्रॉस चेक करने के बाद आवेदन को सबमिट करें। आवेदन आईडी और स्टेटस, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन आईडी मिलेगी, जिसकी सहायता से आप अपना आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह सुविधा लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी और उन्हें अब अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह नई ऑनलाइन सुविधा लोकतंत्र के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके साथ ही लोगों को अब एक अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने में अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में निकली 10वीं के पास के लिए सरकारी नौकरी, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। दिल्ली सरकार ने 10वीं पास करने वालों के लिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। दिल्ली द्वारा चपरासी और प्रोसेस सर्वर में 102 पदों की भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2024 है। आवेदन शुल्क और योग्यता के बारे में बता दें, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से 100 रुपए देना होगा, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क मुफ्त है। उम्मीदवारों का आयु 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मांग 10वीं पास है। आवेदन प्रक्रिया, इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी और उन्हें नियमों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। दिल्ली सरकार की इस पहल से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का
मौका मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। यह भर्ती नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छा मौका साबित होगी। हरियाणा सरकार ने दी किसानों के लिए खुशखबरी, प्रति एकड़ इतने 1000 रुपए की सहायता योजना लागू। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने और अन्य फसलों की बुआई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत पहले ही 19 ब्लॉकों को शामिल किया गया है, जहां भूजल की गहराई 40 मीटर से अधिक है। इन ब्लॉकों में से 8 ब्लॉकों में धान की रोपाई ज्यादा होती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की बुआई के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। योजना की विशेषताएं: प्रोत्साहन राशि, किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। फसल विविधीकरण का प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किसानों को फसल विविधीकरण की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेब पोर्टल, सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया है जिस पर किसान अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं और योजना के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें और सबमिट करें। आवश्यक दस्तावेज: कृषि योग्य भूमि के कागजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। हरियाणा सरकार की इस पहल से किसानों को विभिन्न फसलों की बुआई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, उन्हें नई संभावनाओं का मार्ग खुलेगा। हरियाणा जेल विभाग में 12वीं पास के लिए निकली सीधी भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। अब खबर विस्तार से। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने जेल विभाग में 38 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे और 1 मई 2024 तक चलेंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कुल 38 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें से 33 पद मेल वार्डर, 3 पद फीमेल वार्डर, 2 पद जर्नल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। मेल वार्डर के पदों के लिए 12वीं पास होने की अनिवार्यता है, जबकि जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं। उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक चयन होने पर महीने के 19,900 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदकों को लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए ध्यान से पूर्व जेल विभाग के सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए और फिजिकल टेस्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आरबीआई की बड़ी राहत, अब पेटीएम यूजर्स के यूपीआई पेमेंट बंद नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम बैंक की ज्यादातर सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 15 मार्च तक समाप्त होने वाला है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अगर पेटीएम अपनी यूपीआई सेवा जारी रखना चाहता है तो उसे किसी अन्य बैंक के साथ लिंक करना होगा। उसके बाद पेटीएम 4 बैंकों के साथ समझौता किया। 15 मार्च की डेडलाइन से पहले ही पेटीएम को बड़ी राहत मिली है। एनपीसीआई ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी को यूपीआई के तौर पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में हरी झंडी दी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई मल्टी बैंक मॉडल तहत के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइड टीपीएपी के रूप में यूपीआई सेवाएं देने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके बाद पेटीएम के पार्टनर बैंक यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पीएसपी के रूप में 4 बैंकों के साथ समझौता किया गया। इन बैंकों के साथ पेटीएम की यूपीआई सेवाएं चलती रहेंगी। ये चारों बैंक पेटीएम के पीएसपी के रूप में काम करेंगे। इस नए इंतजाम से पेटीएम यूजर्स को बड़ा फायदा होगा। अब वे और व्यापारी बिना किसी बाधा के पेटीएम ऐप
के माध्यम से यूपीआई लेन देन कर सकेंगे। इसके साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई पेटीएम को अपने सभी मौजूदा हैंडल और मेडर्स नए पीएसबी बैंक अतिशीघ्र माइग्रेट का आदेश दिया है। इस समझौते के माध्यम से पेटीएम ने अपनी सेवाओं को बढ़ा दिया है और यूपीआई सेवा को जारी रखने का समर्थन किया है। यह भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस समझौते से नेतृत्व विश्वास को भी दिखाया गया है। बैंकों डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच साथीपन से अधिक सुविधा प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं बेहतरीन और उम्दा खबरों के साथ। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए पीपीटी न्यूज के जरिए तमाम सरकारी नौकरियां हरियाणा, पंजाब, वो भारत की तमाम नौकरियां आप हमारी न्यूज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वो तमाम जानकारियां हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको देंगे और हरियाणा की तमाम बड़ी छोटी खबरें भी हम अभी जोड़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको हमारे चैनल के जरिए वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिसको आपको एक ही चैनल के जरिए वो तमाम खबरें और जानकारियां मिल जाएंगी। तो इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके छोटे भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय